स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नर्नस ने दिया था। नर्नस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रीड किया था। उन्होंने देखा था कि जो एंट्रोपी है पूरे यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो यूनिवर्स में एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। तो उन्होंने ये लॉ दिया था कि हमारी एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी सिस्टम में हम टेम्परेचर को 0 केल्विन टेम्परेचर पर रख देते हैं तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। देन हमारा सिस्टम एब्सोल्यूट 0 को अप्रोच करेगा और एंट्रोपी भी हमारी 0 हो जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी होगा उसकी 0 हो जाएगी। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इट स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोच एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 मतलब कि कोई भी सिस्टम को हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर रख देते हैं तो एब्सोल्यूट 0 को अप्रोच करता है। एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट हो जाती है। एज द चेंज इन द एंट्रोपी इज़ 0, एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम नर्नस लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नर्नस लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर को जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे रख देते हो वो अप्रोच कर देता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड की एंट्रोपी 0 होती है। ये हमारा एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम, फिज़िकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन जो सिस्टम को बैलेंस कर लेता है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होएगी उतनी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन होएगी। उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इन विच कंप्लीटिंग इन्फ्लुएंस आर द बैलेंस। सिस्टम को कम्प्लीटली बैलेंस कर लेता है दोनों साइड से। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम आपका दो टाइप्स का होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा रेस्ट पोजीशन पे होता है उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा मोशन में होता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है और लेफ्ट हैंड साइड से भी फोर्स लग रही है, राइट हैंड साइड से भी फोर्स लग रही है, बट ये बॉक्स हमारा रेस्ट पे है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इसमें इक्वल होंगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक मॉल है, मॉल में हमारे पास 50 पीपल्स हैं टोटल। 10 लोग तो एंट्री कर रहे हैं, 10 लोग एग्जिट कर रहे हैं, 10 लोग अंदर आ रहे हैं, 10 लोग बाहर जा रहे हैं। उसमें क्या हो रही है, इक्वल प्रोसेस हो रहा है। जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही एग्जिट हो रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। ठीक है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल कंपोजिशन का कोई चेंज नहीं होता और केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल कंपोजिशन का भी कोई चेंज नहीं होता। इस प्रोसेस को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में फेसेस चेंज होंगे, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड वेपर में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, ये सब इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब फेसेस के बारे में फिजिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हम फेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। जब हम सॉलिड और गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम क्या डिस्कस करते हैं, आपका सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज हो जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सॉलिड जैसे कि आइस है आपका वाटर में चेंज हो जाएगी, वाटर है आपका आइस में चेंज हो जाएगी। इसमें दोनों प्रोसेस होकर होंगे, सॉलिड वाला लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड वाला पोर्शन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमने एक थर्मल फ्लास्क लिया है, थर्मल फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाली है, आइस की क्यूब्स डाली हैं और कोल्ड वाटर लिया है। आइस की क्यूब्स डालने के बाद आइस वाला वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर वाला क्यूब आइस में चेंज हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क लेने का क्या बेनिफिट हुआ है, इसमें ना तो हीट बाहर से अंदर आ सकती है, हीट ना तो बाहर से अंदर आ सकती है, ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। थर्मल फ्लास्क में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है। देखो, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस टू दी वाटर। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, आइस कैसे वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। A perfectly insulated thermal flask is such a container which does not allow the exchange of heat between its content and surroundings. इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होती थर्मल फ्लास्क में, सराउंडिंग्स में ना तो हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। जब हमने आइस क्यूब्स और वाटर लिए हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पे, जब इसको प्लेस किया जाता है इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में, हम ये देखते हैं कि जो मास होता है आइस का वो कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है आइस और वाटर के बीच में। इसमें क्या होता है आपका, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें जो अपोजिंग प्रोसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। सम मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर जॉइन ऑन द आइस एंड सम एट द सम टाइम मॉलिक्यूल्स ऑफ द पास ऑन द लिक्विड वाटर। कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आइस वाले मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ द मॉलिक्यूल आइस के मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे है। इसमें जितना फ्रीजिंग का रेट होएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर होएगा, उतना ही मेल्टिंग ऑफ आइस होएगा। मतलब कि आइस से वाटर तक के बनने का प्रोसेस का रेट, जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड और रेट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसका रेट दोनों का सेम होएगा। रेट ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, रेट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस, दोनों प्रोसेस सेम होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, लिक्विड है वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड वाला वाटर है आपका गैसी स्टेट में कैसे चेंज हो जाएगा, ये अब हम सब देखेंगे। इसमें क्या होता है, हमने एक क्लोज वेसल कनेक्ट किया हुआ है मैनोमीटर के साथ और एक वैक्यूम पंप भी अरेंज किया हुआ है साथ में, इस तरह से सेटअप किया हुआ है और इसमें हमने लिक्विड की एडिशन की हुई है। ये हमें फिगर दी हुई है, जैसे कि दो स्टेट्स दी हुई हैं हमारे पास, एक इनिशियल स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट। इनिशियल स्टेट इसमें हमने एक मैनोमीटर सेटअप किया हुआ है और स्टार्टिंग में जैसे और सेकंड में इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, जो वाटर है वो वेपर्स में, यहाँ पे हमारे पास स्पेस होता है तो यहाँ पे सारे हमारे वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। जैसे सब्लिमेशन स्टार्ट होती है वेपर्स की फॉर्म में हमारे फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, द वेसल इज फर्स्ट एवैक्यूएटेड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टेकन इन द एवैक्यूएटेड वेसल एट रूम टेम्परेचर एट द स्टेज मर्करी इन बोथ द लिम्स ऑफ द मैनोमीटर सेम स्टेट। हमने दोनों स्टेट्स में मर्करी फिल की हुई है, तो ये है फर्स्ट स्टेट, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। मर्करी हमने दोनों में फिल की हुई है, ठीक है। इस मैनोमीटर में हमने मर्करी फिल की हुई है। इसमें क्या होता है, दोनों मैनोमीटर के दोनों लिम्स में हमने मर्करी फिल की हुई है। ये हमारा इसका फर्स्ट लिम्ब है, ये हमारा राइट लिम्ब है। जैसे ही हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसमें वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वेपर्स बनने के साथ साथ ये इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे ये क्लोज सिस्टम ही किया हुआ है। जो वेपर्स है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, ठीक है। रेट ऑफ जितना वेपराइजेशन होता है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कंडेंसेशन। जितने लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे उतना ही हमारे वेपर्स
पानी में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड से गैस में की फॉर्मेशन होगी और गैस से लिक्विड की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इसको हम सब्लिमेशन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इस टाइप के इक्विलिब्रियम में सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस और वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग। फॉर एग्जांपल कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आयोडीन है, हमने एक वेसल में लिए हैं, वो गैसेस कुछ देर के बाद गैसेस उसकी फ्यूम्स की फॉर्म में अब्सॉर्ब होगी। और कैम्फर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। वाटर को हम शुगर में डिसॉल्व करते हैं, शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। एक जैसे कि हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, उसमें हम शुगर के क्रिस्टल्स ऐड करते हैं। हाँ, स्टीरिंग करने के बाद वो डिसॉल्व हो रहे हैं, फिर हम थोड़ी सी और अमाउंट ऐड कर देते हैं। सोल्यूट हम ऐड करते जाते हैं। एक ऐसा स्टेज आती है कि आपका सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर देता है, घुलना बंद कर देता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ये हमने देखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर डिसॉल्व कैसे हो रहा है, कब तक वो डिसॉल्व होता है, वो चेक करना है वाटर में शुगर को ऐड करने पर। इफ़ सोल्यूट कौन सा ले रहा है हम, शुगर भी हो सकती है, वो साल्ट भी हो सकता है। इज़ एडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ गिवन टाइम टू अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। शुगर को हम वाटर में ऐड करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद स्टीरिंग करते हैं। सॉल्वेंट आफ्टर ईच एडिशन करने के बाद ए स्टेज इज रीच, एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन दी एडिड शुगर नो मोर डिसअपियर्स। जो भी हम ऐड कर रहे हैं शुगर, वो हमें डिसअपियर्स नहीं हो रही, डिसॉल्व नहीं हो रही वो सॉल्यूशन में, तो बट रिमेन्स अनडिजॉल्व हो रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, ऐसी स्टेज आ जाती है। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। हमारा सॉल्यूशन घुलना बंद कर देता है, सोल्यूट हमारा घुलना बंद कर देता है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वो सॉल्यूशन विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद अनडिजॉल्व सोल्यूट इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड। जब हमारी सोल्यूट कोई भी अमाउंट है वो डिसॉल्व होना बंद कर दे, और is defined as when the equilibrium, when the excess of solid at particular temperature। अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम ये है कि इसमें एक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और ये जो आपका इक्विलिब्रियम होएगा वो आपका क्लोज वेसल्स में अचीव होगा, ओपन वेसल में अचीव नहीं होगा, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एस्टेब्लिश नहीं होगा। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप आउट हो जाएंगे। अगर हम ओपन वेसल में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आपका डायनेमिक नेचर में होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मेंटेन करेंगी। जैसे CO2 गैसेस से एक्वा सॉल्यूशन और एक्वस से हम गैसेस की फॉर्मेशन हो सकती है, दोनों रेट एग्जिस्ट करेंगे। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल सिस्टम में दो टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस। दो टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। मतलब कि यूनिट रिएक्शन होती है, एक ही रिएक्शन में ये रिएक्शन प्रोसेस प्रोसीड होती है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन सच अ वे दैट इनिशियल सब्सटेंस, जैसे कि रिएक्टेंट्स आर नियरली कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। द रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सच रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट विद टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स ऐसे जो रिएक्ट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि BaCl2 प्लस में Na2SO4 की जब एडिशन करते हैं तो हम बेरियम सल्फेट के पिपटेस मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट से बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड नहीं बना सकते।
नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों अक्कर करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी। इसमें दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। बैकवर्ड से हम फॉरवर्ड की तरफ जा सकते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस अंडर सिमिलर कंडीशंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम दोनों डायरेक्शंस में केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवा सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। इन सच रिएक्शंस प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। अगेन प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके, प्रोडक्ट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन कर सकता है और रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस में, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होगी ये रिएक्शन। जैसे कि इसमें वो रिएक्शंस होती हैं 3Fe प्लस में 4 मोलिक्यूल ऑफ दी वाटर, Fe3O4 प्लस में 4H2। देखो ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है, इसमें 2 एरोस लगे हुए हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम इक्विलिब्रियम का सिंबल बोलते हैं। ये दोनों एरो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इज़ कन्वेंशनली कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है। राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये एरो हमारा क्या शो करता है, बैकवर्ड रिएक्शन को शो करता है या फिर रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, जैसे कि है पेंटा PCl5 से हम PCl3 और क्लोरीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। PCl3 और क्लोरीन की फॉर्मेशन से हम PCl5 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टेट कैसे होएगी, हमारी रिएक्शन कैसी होएगी, ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे कि हम ये रिएक्शन लेके चलते हैं, A+B मिलके हमारे पास क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, C+G की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, A+G जो A+B है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को शो कर रहे हैं, C+G है वो प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें A+B की जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, A+B की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये ग्राफ है हमारे पास रेट और टाइम के बीच में। रेट, ये ऊपर वाली लेयर फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं टाइम एट विच सिस्टम हैज़ बीन रीच्ड इक्विलिब्रियम। जब दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों रिएक्शन में पॉसिबल होता है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। स्टेट एट विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अक्कर एट दी सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड में अक्कर्स होते हैं। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज स्पेस में अकर हो सकता है, ओपन वेसल्स में ये अकर नहीं हो सकता। ओपन वेसल में ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में अकर होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों होनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लोज वेसल में ओपन रिएक्शन पॉसिबल होती है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। इसलिए इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज स्पेस में ही एग्जिस्ट करता है, ओपन स्पेस में ये एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉन्स्टेंसी ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट होती हैं। प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर सब कुछ हमारा कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी अटेन कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी, दोनों साइड से इक्विलिब्रियम ही माना जाएगा। मतलब कि हमारी रिएक्शन लेफ़्ट पोर्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम मतलब कि इनकी फ़िक्स कंसंट्रेशन होगी, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम दी साइड ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम एट ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज़ अ फिक्स कंसंट्रेशन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट वी स्टार्ट द रिएक्टेंट और रिएक्शन और विद द प्रोडक्ट। इनकी फिक्स कंसंट्रेशन रहती है, चाहे हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम, चाहे हम प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें। इस और केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनेमिक नेचर होता है, डायनेमिक दोनों रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। बोथ द रिएक्शन मूव विद सेम स्पीड, दोनों रिएक्शन सेम स्पीड के साथ मूव करती हैं। हाउएवर द रिएक्शन सीम्स टू हैव कम टू स्टैंड विद बिकॉज द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दो टाइप्स का केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके सिंगल स्टेट में होते हैं, एक ही स्टेट में होते हैं। जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे दोनों गैसीय स्टेट में है और हमारा प्रोडक्ट भी क्या होएगा, गैसीय स्टेट में होएगा, रिएक्टेंट भी गैसीय स्टेट में और प्रोडक्ट्स भी गैसीय स्टेट में। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसमें हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों सेम फेज में होंगे। The reversible reaction in which only one phase is present or reactant and product are only in the same physical state, एक ही फेज प्रेजेंट होगा इनमें। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसीय स्टेट में है और जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो भी हाइड्रोजन आयोडाइड गैसेस की फॉर्म में ही होगी। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, CH3COH, ये भी लिक्विड स्टेट में है। इथेनॉल, ये भी लिक्विड स्टेट में है। हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। सेकंड वन क्या है हमारा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेट में होते हैं। इसमें सॉलिड गैस भी हो सकते हैं, दोनों की स्टेट डिफरेंट होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की स्टेट डिफरेंट होगी, इसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो इसमें एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होंगे, इसको हम हेट्रोजीनियस रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी तो सॉलिड और गैस दोनों की फॉर्म में हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड और गैसीय स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेम मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 गैस की फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इसमें दोनों फेसेस अलग अलग, यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है और प्रोडक्ट्स में सॉलिड और गैस दोनों की बात हो रही है। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें हमने लॉ देखना है कि दोनों का मासेस कैसे डिपेंड करता है। ये हमारी रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, इसमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो हमें निकालने के लिए रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड कांस्टेंट निकालना आना चाहिए उसके लिए, और रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, KF से डिनोट करते हैं रेट कांस्टेंट AB। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को KBCD से डिनोट करते हैं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है इसको हम KE से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनकी हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पता होना चाहिए। एक्टिव मासेस की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। एक्टिव मास की फॉर्म में कैसे लिखोगे, रेट ऑफ दी हमने फॉर्मेशन निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालोगे एक्टिव मास की फॉर्म में, तो हमारा आ जाएगा AB। ये हमारा रेट ऑफ द फॉर्मेशन है। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स है वो पावर में आ जाते हैं। कोफिशिएंट 2 आ जाएगा पावर में, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा पावर में। सिमिलरली हम प्रोडक्ट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम हम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ द बैकवर्ड
रिएक्शन टू द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नर्नेस ने दिया था। नर्नेस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रीड किया था। उन्होंने देखा था कि जो एंट्रोपी है पूरे यूनिवर्स की इंक्रीज़ हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो यूनिवर्स में एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। तो उन्होंने ये लॉ दिया था कि हमारी एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी सिस्टम में हम टेम्परेचर को 0 केल्विन टेम्परेचर पर रख देते हैं तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। देन हमारा सिस्टम एब्सोल्यूट 0 को अप्रोच करेगा और एंट्रोपी भी हमारी 0 हो जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी होगा उसकी 0 हो जाएगी। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इट स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोच एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 मतलब कि कोई भी सिस्टम को हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर रख देते हैं तो एब्सोल्यूट 0 को अप्रोच करता है। एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट हो जाती है। एज द चेंज इन द एंट्रोपी इज़ 0, एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम नर्नेस लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नर्नेस लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर को जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे रख देते हो वो अप्रोच कर देता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड की एंट्रोपी 0 होती है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम, फिज़िकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन जो सिस्टम को बैलेंस कर लेता है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होएगी उतनी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन होएगी। उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इन विच कंप्लीटिंग इन्फ्लुएंस आर दी बैलेंस। सिस्टम को कम्प्लीटली बैलेंस कर लेता है दोनों साइड से। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम आपका 2 टाइप्स का होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा रेस्ट पोजीशन पे होता है उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा मोशन में होता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है और लेफ्ट हैंड साइड से भी फोर्स लग रही है, राइट हैंड साइड से भी फोर्स लग रही है, बट ये बॉक्स हमारा रेस्ट पे है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इसमें इक्वल होंगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक मॉल है, मॉल में हमारे पास 50 पीपल्स हैं टोटल। 10 लोग तो एंट्री कर रहे हैं, 10 लोग एग्जिट कर रहे हैं, 10 लोग अंदर आ रहे हैं, 10 लोग बाहर जा रहे हैं। उसमें क्या हो रही है, इक्वल प्रोसेस हो रहा है। जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही एग्जिट हो रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। ठीक है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल कंपोजिशन का कोई चेंज नहीं होता और केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल कंपोजिशन का भी कोई चेंज नहीं होता। इस प्रोसेस को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में फेसेस चेंज होंगे, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड वेपर में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, ये सब इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब फेजेस के बारे में फिजिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हम फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। जब हम सॉलिड और गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम क्या डिस्कस करते हैं, आपका सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज हो जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सॉलिड जैसे कि आइस है आपका वाटर में चेंज हो जाएगी, वाटर है आपका आइस में चेंज हो जाएगी। इसमें दोनों प्रोसेस होकर होंगे, सॉलिड वाला लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड वाला पोर्शन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमने एक थर्मल फ्लास्क लिया है, थर्मल फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाली है, आइस की क्यूब्स डाली हैं और कोल्ड वाटर लिया है। आइस की क्यूब्स डालने के बाद आइस वाला वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर वाला क्यूब आइस में चेंज हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क लेने का क्या बेनिफिट हुआ है, इसमें ना तो हीट बाहर से अंदर आ सकती है, हीट ना तो बाहर से अंदर आ सकती है, ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। थर्मल फ्लास्क में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है। देखो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस टू दी वाटर। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए हम एग्जांपल ये ले सकते हैं, आइस कैसे वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। A perfectly insulated thermal flask is such a container which does not allow the exchange of heat between its content and surroundings. इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होती थर्मल फ्लास्क में, सराउंडिंग्स में ना तो हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। जब हमने आइस क्यूब्स और वाटर लिए हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पे, जब इसको प्लेस किया जाता है इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में, हम ये देखते हैं कि जो मास होता है आइस का वो कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है आइस और वाटर के बीच में।